अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के लिए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निशो बेगम के बारे में। तो निशो बेगम ने अभी रिसेंटली एक ऐसा बयान दिया है भाई, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है। वो कहती हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो शादी करेगा वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कोई चीज़ है, मतलब जो ये जिन चुड़ैल भूत ये है मेरे साथ कोई। अगर कोई मेरे साथ शादी करेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक जिसके साथ भी शादी की वो मेरे साथ नहीं रह पाया, ना वो खुश रह पाया। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि अब उनको लगता है कि 80 साल की उम्र में ना उनको शादी कर लेनी चाहिए। और वो पता क्यों करना चाह रही हैं ये सारी बातें? वो इसलिए करना चाह रही हैं, पिछले दिनों आपको पता है कि एक भांडा फूटा था, जिसमें साहिबा के वालिद जो हैं वो तकरीबन 48 ईयर्स के बाद जो है वो उनसे मिले थे। जब वो उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बेटा तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ और उनके घर वाले मुझे मिलने नहीं देते थे। जब ये चीज़ें सामने आई तो निशो बेगम, जो कि पाकिस्तान की एक पुरानी फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और साहिबा की वालदा हैं और जान रैम्बो की सास हैं, तो जब ये चीज़ें सामने आई तो लोगों ने निशो बेगम पर काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि बहुत जुल्म किया साहिबा पर और उसके वालिद पर, बहुत जुल्म किया, क्योंकि एक बाप जो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, उसको अपनाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे मिलने नहीं दिया, और ये बहुत बड़ा जुल्म था। और उसके बाद निशो बेगम, साहिबा और ये जितने भी लोग थे ट्रेंडिंग पर एक बार फिर से आने लगे, इन पे बातें होने लगी। तो उनको लगा कि क्यों ना मैं एक बार फिर से ऐसी बात करूं जो कि ट्रेंडिंग का हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने कहा है कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो भी मेरे साथ शादी करेगा वो बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो उसको छोड़ेंगे नहीं। हद है वैसे उनकी उम्र मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई शादी करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है भाई। उनकी उम्र होगी तकरीबन 85 के करीब, 80-85 के करीब। अब जो भी खूबसूरत नौजवान लड़का या फिर उनका हम उम्र उनसे शादी करना चाहे तो भाई वो करना चाहती हैं, और बाकी आप अपने खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी कुछ ऐसा कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी गलत करके भी ना उनको लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी से 42 साल बाद मिला है और उसने ये बात बताई है। आपको पता है निशो बेगम ने उन पर इल्ज़ाम क्या लगाया था? उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा जो शौहर था वो मेरे घर से मेरा सारा सामान जो है वो ट्रक भर के ले गया। मैं शूट पर थी, वो सारा सामान मेरा ले गया, मेरी गाड़ियां ले गया। आप सोचें, मैं आपसे एक सवाल ये करता हूं, क्या आज के दौर में आप महविश हाथ के घर का सामान भर के लेके जा सकते हैं? सोचें आप। माहिरा खान, ये निशो बेगम जो है उस दौर की माहिरा खान थी, उस दौर की महविश हाथ थी। क्या आज के दौर में महविश हाथ के घर में कोई उनका हस्बैंड जो है वो सारा सामान भर के ले जाए, उनके बच्चों को भी ले जाए, गाड़ियां भी ले जाए? ऐसा मुमकिन है? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था, उस दौर में भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इस बंदे को छोड़ा क्योंकि ये मेरे घर का सारा सामान चोरी करके ले गया था। जब किसी इंसान पर आप कोई तोहमत नहीं लगा सकते ना, तो ये एक आसान तरीका है कि उसको आप बस चोर साबित कर दें कि ये बहुत गंदा आदमी था, चोर था, ये था, वो था। बहरहाल बात असल में ये है कि अब वो शादी करना चाहती हैं, तो कौन शादी करेगा भाई उनसे? जो शादी करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भाई आप निशो बेगम से शादी करना चाहते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्र नहीं देखते, वो जायदाद देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो हो सकता है कोई उनसे शादी करना चाहे। बहरहाल जो भी करना चाहता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं नुमान एजाज के बारे में। तो नुमान एजाज ने एक बयान दिया है। एक तुर्की की सीरीज बनी है जिसकी प्रोड्यूसर जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बड़े मालदार लोगों ने तुर्की में जाके वो सीरीज बनाई है और इस सारे प्रोजेक्ट को हैंडल भी हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और इन्हीं की टीम करी। और पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने तुर्की में बहुत बड़ी ज़मीन खरीदी है जहां पर इसका सेट लगा हुआ है, सलाउद्दीन अयूबी का। वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को चांस दिया है, लेकिन इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स जितने भी हैं वहीं के टर्किश लोग कर रहे हैं। नुमान एजाज ने सीरीज के हवाले से ये कहा है कि पाकिस्तानी सीनियर एक्टर्स को इसलिए इसमें कास्ट नहीं किया जा रहा
क्योंकि वो उनके मुताबिक उनको पेमेंट नहीं दे रहे। आपको पता है पेमेंट्स भी डॉलर्स में हो रही है और वो कह रहे हैं कि पेमेंट्स नहीं दे रहे, जबकि पाकिस्तानी ही प्रोड्यूसर हैं और पाकिस्तानी ही सारी की सारी प्रोडक्शन को हैंडल कर रहे हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान के सीनियर एक्टर्स को कास्ट करके उनको उनके मुताबिक पेमेंट नहीं दी जा रही। तो वो कहते हैं कि मैंने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया था, मुझे ऑफर हुई थी सलाउद्दीन अय्यूबी में काम करने की, तो मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मुझे मेरे कैलिबर के मुताबिक पेमेंट नहीं दी जा रही थी। अब मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी लोग इस पर पैसा लगा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, मुझे यूँ लगता है कि सोचना चाहिए कि यार ये जो पाकिस्तान के सीनियर एक्टर्स हैं इनको उन्हीं के कैलिबर के मुताबिक पेमेंट देनी चाहिए। ये एक बड़े अफसोस की बात है कि जब आप कहीं दुनिया के दूसरे मुल्क में जाकर काम कर रहे होते हैं तो अपने लोगों को डिग्रेड करते हैं। और ये बात भी आप लोगों ने कई बार देखी होगी, जब लोग बाहर जाते हैं ना तो अपने जो होते हैं वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, और जो बाहर के इधर उधर के लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो आपका ख्याल रख रहे होते हैं। लेकिन जो अपने लोग होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि अमेरिका मेरा अपना जाती है, इंग्लैंड मेरा अपना जाती है। वो कभी चाहते ही नहीं कि आप खुद जाएं और अपने साथ अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को भी बुला लें। और ये बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग जब बाहर किसी भी जगह पर इनकी डेथ हो जाती है तो ये बिल्कुल अकेले होते हैं, और इन चीज़ों को देखकर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कभी उनके साथ अपना कोई रिलेटिव या अपना दोस्त उनके साथ वहाँ पर सेटल हो जाए। बहरहाल वो ये समझते हैं कि हम आ गए हैं तो बाकी कोई नहीं आ सकता, और इसी तरह से जब कोई पाकिस्तानी एक्टर बाहर जाकर काम करता है तो वहाँ पर अपने ही लोग उसकी जड़ें काटने लग जाते हैं। उम्मीद है कि बहरहाल आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं मंसूर अली खान और पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर एजाज अहमद और उनके साथ मोहम्मद आसिफ के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बुरी तरह से मैच हारा है। इस पर एजाज अहमद, जो कि पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने बहुत देर और ज़बरदस्ती इनको रिटायर किया गया था, क्योंकि ये रिटायरमेंट का ऐलान ही नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं अभी जवान हूँ। बहरहाल बड़ी मुश्किल से इनको रिटायरमेंट जो है ना लेनी पड़ी या फिर इनको दी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए फ्लॉप जा रही है, इसलिए जो है वो बुरी तरह से पिट चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो ज़्यादातर जो है वो केपीके की साइड से आ रहे हैं। और केपीके के लोगों, मतलब उन्होंने पठानों के हवाले से ये बात कही कि वहाँ की क्रिकेट आ रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये पठान जितने हैं, मतलब नमाज पढ़ने जाते हैं तो पीछे वालिद जा रहा होता है, खौफ होता है, डर होता है, मतलब इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। और उस पर मंसूर अली खान ने उनका थोड़ा सा पेज टाइट किया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये बातें गलत है कि आप किसी भी स्पेसिफिक एक ज़ुबान के बंदे को या फिर किसी भी एक ज़ुबान के हल्के को लेकर उस पर बात करें, उन पर इस तरह की बातें करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। मंसूर अली खान ने कहा कि मेरे नाम के साथ खान लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खान हूँ और मैं इसलिए पठानों को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये बातें जेब नहीं देती। और उस दौरान मंसूर अली खान ने एक मिसाल दी थी और उन्होंने कहा था कि आज से कुछ अरसा पहले जो है वो पाकिस्तान के 4 क्रिकेटर्स ने मैच फिक्सिंग की थी और सजा के तौर पर उनको निकाल भी दिया गया था। वो चारों के चारों पंजाबी थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चारों जो है उन चारों की वजह से सारे पंजाबियों को गलत देखा जाए। उन्होंने ये मिसाल दी थी, तो उस पर मोहम्मद आसिफ ने उनको फोन करते हुए ये कहा कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है, हर दूसरे चौथे दिन आप व्लॉग बना रहे होते हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर उनके कैरेक्टर्स पर बातें कर रहे होते हैं, कीचड़ उछाल रहे होते हैं, तो ये आपको किसने हक दिया। मोहम्मद आसिफ ने उनको सुबह 5 बजे के दौरान फ़ोन किया और मंसूर अली खान कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आप खबरदार मेरे बारे में बात करें और आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कंट्रोवर्सी चल रही है। बहरहाल मोहम्मद आसिफ, जो कि पुराने टाइम पर उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, और वो कहते हैं कि मैंने सज़ा भी भुगत ली, अब मेरा नाम क्यों लिया जाता है, आप कोई और बात करें। वो कहते हैं, मंसूर अली खान कहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी आपके ऊपर छाप लग चुकी है और जहां भी मैच फिक्सिंग की बात आएगी आपका नाम इस्तेमाल होगा, और आप अगर रोक सकते हैं तो मुझे रोक लें। बहरहाल ये सारा वाकया आपके सामने है, आप लोगों ने बताना है किसने सही किया किसने गलत किया। मुझे ये लगता है कि एजाज अहमद साहब को भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और मंसूर अली खान जाहिर है वो तो हवाले देते रहेंगे, और आसिफ साहब चूँकि अगर वो ये कहते हैं कि मैंने सज़ा भुगत ली उस चीज़ की, मेरे से गलती हुई थी, तो मेरे पर क्यों कीचड़ उछाला जाता है, तो उनकी बात भी ठीक है। बहरहाल अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं रज़ा समो के बारे में। तो रज़ा समो ने एस्ट्रोलॉजी को अच्छा खासा रोस्ट कर दिया और उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि आजकल जो लोग डिग्रीज हासिल करते हैं ना, भाड़ में गई भाई, और जो लोग डिग्रीज हासिल करके अपने आप को बड़ा कुछ समझ रहे होते हैं
उन पर मतलब उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए वो खैर मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये जो डिग्रीज हासिल करके बड़ा कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो देखो भाई एक घर की 4-5 बहनें जो हैं वो सुबह उठाती हैं, अपने मुंह पर मोबाइल रखती हैं और $20,000 कमाती हैं, तो घर वाले भी कुछ नहीं कहते। घर वाले जो कभी असूल परस्त हुआ करते थे वो जब देखते हैं कि बेटी जो है वो $20,000 महीने का कमा रही है, तो भाई उनको अपनी बेटी की हर हरकत जो है वो अच्छी लगने लग जाती है। तो आपको पता ही है कि आजकल सबसे ज़रूरी जो है वो पैसा हो गया है, गुर्बत देख देख कर। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे गैरतमंद हैं जो अपने घर की बहन बेटियों को टिकटॉक ये वो सब कुछ नहीं बनाने देते, और वो कहते हैं कि इस गुर्बत में पैदा हुए थे, गुर्बत में मर जाएंगे, लेकिन कभी भी अपने घर की बहन बेटियों को इस तरफ नहीं आने देंगे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि टिकटॉक स्पेशली एक ऐसी बेगैरती हो गई है, ऐसी चीज़ हो गई है जो कि आजकल हर घर में आम समझा जा रहा है। अगर कोई वीडियो बना रहा है ना, तो बाप देख रहा है, भाई देख रहा है, उनको बुरा नहीं लगता। वो कहते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब गाने पे डांस भी कर रही होती हैं बच्चियाँ। तो मुझे याद है कि हमारे बचपन में कभी भी अगर किसी शादी पर किसी लड़की ने भी डांस करना होता था तो सबको बाहर निकाल देते थे, कि जब लड़कियाँ आपस में डांस कर रही होती थी। किसी लड़के को, मतलब हम छोटे होते थे, ज़ाहिर है बचपन था, तो हमें भी बाहर निकाल दिया जाता था कि चलो 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 भाई चलो, लड़कियों का प्रोग्राम है। तो अब आप देख लें कि बड़ी बड़ी शादियों पर बड़े बड़े दिलेर और नामवर लोगों की जो है ना वो शादियों पर पहले से प्रॉपर एक स्टेज बनाया जाता है, लड़कियां लड़के मिक्स डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर आवाज़ लगाई जाती है ओ ऐसे वाह वाह, जैसे बहुत बड़ा कोई कारनामा हो गया। ये आम हो गया और इसी चीज़ ने जो है ना हर घर में नाच गाना आम कर दिया है। पहले आप लोगों को पता है शादियों पर बुलाया जाता था, मतलब बाहर से किसी को डांस करने के लिए। अब घर के खुद ही सारे जो है वो डांस प्रॉपर तैयार करते हैं। शादी होनी होती है 2 माह बाद, 3 माह बाद, लेकिन डांस प्रैक्टिस जो है वो 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल ये उनकी रोस्टिंग थी कि सिस्ट्रोलॉजी और ये सारी बहनें जो है वो भी आजकल यही कर रही है और उनके माँ बाप को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और आपको पता है उन्होंने ये भी कहा कि डिग्री गई भाड़ में। आपको पता है ये जो इकरा कमल है, इन्होंने भी डॉक्टरी की डिग्री ली है या पता नहीं लेने वाली थी क्या, मुझे जरा बताइएगा। डिग्री ले ली थी? सो गए हमारे प्रोड्यूसर कैमरामैन, इसी लगा हुआ है आराम से। बहरहाल उन्होंने भी डॉक्टरी करनी थी, लेकिन वो जब यूट्यूब की तरफ आई और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया तो उनके घर वालों को ये सब कुछ अच्छा लगने लग गया। बहरहाल आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आज भी इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते होंगे, और अगर आप ऐसे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये व्लॉग बनाना या फिर अपनी डेली रूटीन बताना ये बुरा है, या फिर इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों को बुरी लगती हैं तो अगर कोई करना भी चाहे तो किस हद तक कर सकता है। मतलब ये जो देखने वाले हैं ना, इनकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सुंदर सर, टाइम नहीं है मेरी जान।